Good morning, everyone. Myself, Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today, I am here to present a topic observation and collection of a specimen. अभी हमने इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि स्पेसिमेन के अंदर हमने क्या क्या सैंपल कलेक्ट किए थे, यूरिन सैंपल एंड स्टूल सैंपल। स्पेसिमेन मीन्स एक तरीके से हमारा सैंपल जो हम डायग्नोसिस के लिए भेज रहे हैं, जांच के लिए भेज रहे हैं, ठीक है। तो आइए उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन आपको मैंने पहले भी बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि स्पेसिमेन इज इक्वल टू हमारा सैंपल, यानी कि इसमें कोई भी सैंपल हो सकता है, लाइक वोमिट का हो सकता है, स्टूल का हो सकता है, यूरिन का हो सकता है, ठीक है, और स्पूटम वगैरह का हो सकता है। उसी को कलेक्ट करना है। किस तरीके से कलेक्ट करने का मेथड है, किस कंटेनर में हम कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उसके कलर को, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो सभी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन में हम पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सैंपल में वोमिटिंग यानी कि वोमिटस। तो वोमिटिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें हमें क्या करना होता है, कोई भी पेशेंट है, लाइक उसको कोई काफ़ी दिनों से मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम इशू चल रहा है उसको कोई, ठीक है, तो उसको वोमिटिंग की दिक्कत है। तो ऐसे में हमें कभी कभी क्या होता है कि जांच के लिए वोमिट के सैंपल को भेजना पड़ता है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता क्या है। तो वोमिटिंग ऑब्जर्वेशन, वोमिटिंग अ फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ अ स्टमक कंटेंट। वोमिटिंग होती क्या है, एक फोर्सफुली एक्सपल्जन होना किस चीज का, स्टमक के कंटेंट का, ठीक है। स्टमक के अंदर जितना भी कंटेंट है, एक तरीके से समझ लीजिए कोई भी फूड मटेरियल है या फिर फ्लूइड है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टमक कंटेंट कहलाएगा। उसका अचानक से फोर्सफुली एक्सपल्जन बाहर निकलना क्या कहलाता है, वोमिटिंग। कैन बी अ सिम्टम ऑफ वेरियस कंडीशन, और ये एक तरीके का लक्षण होता है जो बहुत सारी कंडीशंस में देखने को मिल सकता है, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग टू सीवियर एंड रिक्वायर मेडिकल अटेंशन। और ये भी डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे। नेक्स्ट, ये तुम्हारा माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकती है पेशेंट को वोमिटिंग की प्रॉब्लम। अगर ये होती है सीवियर तो हमें क्या करना है, मेडिकल अटेंशन यानी कि डॉक्टर की हेल्प इसमें लेनी है। लेकिन अगर माइल्ड है तो हम सेल्फ से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर सीवियर है तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी ही लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन अबाउट वोमिटिंग कैन इंक्लूड द ऑनसेट सडन और ग्रेजुअल। अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वोमिटिंग का तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सडन और ग्रेजुअल, ड्यूरेशन, अक्यूट और क्रोनिक, फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वोमिटिस। यानी कि हमें इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि भाई वोमिटिंग ऑनसेट अचानक हुई, मतलब सडनली हो गई, या फिर हर थोड़ी देर बाद हो रही है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या फिर मॉर्निंग और इवनिंग में रोज पेशेंट को हो रही है। ड्यूरेशन देखते हैं, अक्यूट है, क्रोनिक है, भाई 1-2 दिन से होने लगी तो अक्यूट है, और क्रोनिक है मीन्स 1-2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, तो हम एक तरीके से उसे क्रोनिक में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके करेक्टरिस्टिक चेक करेंगे, करेक्टरिस्टिक लाइक उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसी है, ये सभी चीज़ें हमें चेक करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। तो रिफ्लेक्ट्स कंटेंट्स ऑफ स्टमक एंड बाइल डक्ट्स में इंडिकेट ब्लीडिंग, बाइल और फूड। जो हमारा इसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मेन चीज कलर है, वोमिटिंग का कलर कैसा है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स कंटेंट ऑफ स्टमक। अगर स्टमक का जो कंटेंट है वो रिफ्लेक्स होके वापस आ रहा है तो उसके कलर से भी डिपेंड करेगा कि भाई पेशेंट को क्या बीमारी है। कहीं उसके कलर के अंदर बाइल मिक्स तो नहीं है, इस वजह से भाई कोई ग्रीनिश कलर आ रहा है, या फिर रेडिश कलर आ रहा है, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई अदर फूड मटेरियल या कुछ भी एनीथिंग उसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कलर ऑफ द वोमिटिंग में ऑल्सो इंडिकेट वेरियस मेडिकल हेल्थ कंडीशन। वोमिटिंग का कलर हमें बताता है, एक तरीके से इंडिकेट करता है, संकेत देता है कि आपकी मेडिकल हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर नॉर्मल है तो किस तरीके से होगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा किसी को इंटरनली सीवियर ब्लीडिंग है या कुछ अदर प्रॉब्लम है तो उससे वोमिट का कलर अदर हो जाएगा। तो एक तरीके से हम कलर के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि भाई पेशेंट को क्या दिक्कत है या फिर सीवियर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इसके अंदर किस तरीके की स्मेल आ रही है। टिपिकली फाउल में इंडिकेट इन्फेक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू। अगर वोमिट में टिपिकली कैसी आ रही है, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पेशेंट को इंडिकेशन है
कि उसे इन्फेक्शन हो चुका है या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो रहे हैं, यानी कि जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, अल्सर्स वगैरह हैं या कुछ भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है। डेट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द वोमिटिंग ऑफ द पेशेंट, जो हम डिटेक्ट करते हैं किसका, पेशेंट का वोमिट के सैंपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अक्यूट वोमिटिंग टिपिकली रिजॉल्व विद इन अ फ्यू डेज। अगर किसी को अक्यूट वोमिटिंग हो रही है, मीन्स अचानक होने लगी, 1-2 दिन ही हुए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट लाइक अ शॉर्ट टाइम पीरियड से ही वोमिटिंग हो रही है, तो हो सकता है मे बी वो विद इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन बाद खुद ही ठीक भी हो जाए। वाइल क्रोनिक वोमिटिंग में इंडिकेट ऑनगोइंग इशू, लेकिन अगर वो बहुत लंबे समय से चल रही है वोमिटिंग, तो एक तरीके से वो इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि कोई ऑनगोइंग इशू हो सकता है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर कोई साइकोजेनिक प्रॉब्लम भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया कि भाई ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसका कलेक्शन, ठीक है, यानी कि उसे कलेक्ट किस में करना है। तो वोमिटस कलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड प्रिजर्विंग वोमिटस, ठीक है। वोमिटस को हम आल्सो नोन एज वोमिट भी बोलते हैं या फिर एमेसिस भी बोलते हैं। एमेसिस का मतलब भी वोमिटिंग ही होता है, ठीक है। तो वोमिट और एमेसिस मीन्स वोमिटस, वोमिटिंग, ठीक है। तो वोमिटस कलेक्शन क्या होता है, रेफर कर रहा है गैदरिंग मतलब एक तरीके से कलेक्ट करना, और प्रिजर्विंग यानी कि जैसे हमने कोई सैंपल ले लिया है तो उसको हम कंटेनर में रखते हैं जब तक उसकी जांच नहीं होती, तो वो होता है हमारा प्रिजर्व करना। तो हम क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको प्रिजर्व करेंगे। तो गैदरिंग एंड प्रिजर्विंग वोमिटर्स फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन से हम इसे गैदर कर सकते हैं एंड प्रिजर्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे कि हमें मेडिकल कोई जांच करनी है पेशेंट की, तब हम इसको प्रिजर्व करेंगे। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, भाई किसी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्ली हमें पता लगाना है कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तब हम सैंपल को प्रिजर्व करेंगे। एंड कोई रिसर्च कर रहे हैं कि पहले इस तरीके से था या फिर आगे आगे उसके अंदर क्या चीजें अपडेट मिली, तो कोई बैक्टीरिया पहले ऐसे प्रेजेंट था, नेक्स्ट वन इज इस तरीके से वो बैक्टीरिया कुछ लॉन्ग टाइम बाद इस तरीके से डेवलप होने लगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से रिसर्च हो गया, टाइम टू टाइम अपडेट करना, टू फाइंड आउट कोई नई चीज खोजना। तो ये सभी चीजें हमारी किस में आएंगी, वोमिटस कलेक्शन के अंदर आएंगी। नेक्स्ट, इसे कलेक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट वोमिटिंग इनटू अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर दे दिया जाएगा जिसमें आप डायरेक्ट वोमिटिंग करेंगे, ठीक है। तो आइडियली द इंडिविजुअल शुड वोमिट डायरेक्टली इनटू अ स्ट्राइल स्क्रू टॉप स्पेसिमेन कप। एक स्पेसिमेन कप होता है जो टाइटली स्क्रू ऑफ होता है, और हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसे देते हैं कि वो उसमें डायरेक्ट सैंपल कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कंटेनर। ये नाम से पता चल रहा है एक तरीके से वोमिटिस का सैंपल तो कहीं और लिया गया है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया है किसी अदर कंटेनर में। और वो कब पॉसिबल होता है, जब पेशेंट डायरेक्टली वोमिटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इफ द डायरेक्ट कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, अगर डायरेक्ट कलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, किसका, पेशेंट का, तो पेशेंट शुड वोमिट इनटू अ क्लीन कंटेनर। पेशेंट को क्या करना है, वोमिटिंग का जो कंटेंट है वो किसी क्लीन कंटेनर में कलेक्ट करना है। लाइक अ बॉल हो सकती है, कोई बैग हो सकता है, ठीक है, कोई किसी भी तरीके की बॉल वगैरह में कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेराइल क्लीन होना चाहिए कंटेनर। एंड देन ट्रांसफर द वोमिटस इनटू द स्पेसिमेन कप यूजिंग अ क्लीन स्पून। उसके बाद हम उस वोमिटस के सैंपल को नेक्स्ट किसी दूसरे स्टेराइल उसमें कंटेनर में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी चीज के थ्रू कर सकते हैं। इसमें स्पून का एग्जांपल है, बाकी उसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा एनजी ट्यूब एस्पिरेशन, यानी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एस्पिरेशन। दिस इज द मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग। ये एक ऐसा मेथड है जो हॉस्पिटल सेटिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। व्हेन पेशेंट कैन नॉट वोमिट नेचुरली, और ये कब होगा, जब पेशेंट नेचुरली वोमिट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। इज अ ट्रायल सक्शन ट्यूब कलेक्ट स्टमक कंटेंट इनटू अ स्पेसिमेन कंटेनर। इसमें हम क्या करेंगे,
एनजी ट्यूब डालेंगे पेशेंट को और पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पिरेट करेंगे ट्यूब के थ्रू और उसके बाद उसको सैंपल के लिए भेजेंगे कंटेनर में कलेक्ट करके, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक तरीके का कंटेनर है और पेशेंट इसमें क्या कर रहा है, एक कप टाइप उसमें कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद फिर इसको डायरेक्टली भी कर सकता है इस कंटेनर में और चाहे तो इस कप से इनडायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर सकता है दूसरे उसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पूटम ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। स्पूटम क्या होता है, एक तरीके से आपने देखा होगा पेशेंट को, ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनके सिम्टम्स में उनको खांसी के साथ साथ स्पूटम की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें हमें स्पूटम को ऑब्जर्व करना है। तो स्पूटम ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कफ अप म्यूकस टू हेल्प डायग्नोस रेस्पिरेटरी कंडीशन। स्पूटम को ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए किया जाता है, एक तरीके से रेस्पिरेटरी कंडीशन का पता लगाने के लिए। रेस्पिरेटरी कंडीशन में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से पेशेंट को खांसी हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, ठीक है। मतलब ये सभी चीज़ें एक तरीके से क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या कुछ भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड हो सकती है। की एस्पेक्ट ऑफ स्पूटम ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर हम क्या क्या एस्पेक्ट मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, कलर चेक करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और उसके कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हैं क्या प्रेजेंट है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले आइए हम कलर की बात करते हैं। तो नॉर्मल स्पूटम इज यूजुअली क्लियर और वाइट। नॉर्मली अगर आप स्पूटम देखोगे क्लियर या वाइट होता है। येलो एंड ग्रीन में इंडिकेट इन्फेक्शन, अगर स्पूटम थोड़ा येलो और ग्रीनिश कलर का आ रहा है तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। या फिर रस्टी और ब्लडी आ रहा है तो इट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी, एक आपने सुना होगा टीबी के पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खांसते रहते हैं, ठीक है। वेट लॉस की प्रॉब्लम होती है इन पेशेंट्स में और एक तरीके से ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। जो हम जांच में उस सैंपल को भेजते हैं तो वो बैक्टीरिया अगर प्रेजेंस होता है हमारे स्पेसिमेन में तो इट मीन्स दैट पेशेंट को टीबी प्रेजेंट है। स्पूटम कलेक्शन कैसे करना है, तो स्पूटम कलेक्शन is a process of gathering a sample of mucus coughed up from the lungs and airway. It is a key diagnostic tool for identify respiratory infection like pneumonia or tuberculosis. स्पूटम कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैदर कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं सैंपल को। इस सैंपल क्या रहेगा, म्यूकस कफ्ड अप, यानी कि जब पेशेंट खांस रहा होता है, खांसने के बाद जो उसको म्यूकस आ रहा है वो उसको क्या करेगा, जो उसके लंग्स से म्यूकस आ रहा है उसको कंटेनर में कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और वो ही क्या जाएगा, वो ही आपका जांच के लिए जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेशन, यानी कि एक तरीके से इसमें हम चेक करेंगे भी क्या क्या इसमें चीज़ों को करना है, ठीक है। तो द कफ्ड अप म्यूकस इनटू अ स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर, जो हमने सैंपल लिया है, जैसे कि पेशेंट खांस रहा था, उसको खांसते वक्त म्यूकस आया तो उसने एक सैंपल को कंटेनर में इकट्ठा किया, तो वो कंटेनर कैसा होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, कंटेनर टोटली पैक्ड होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। एम फॉर एटलीस्ट 2 ml ऑफ म्यूकस और फिल और टू द इंडिकेटेड लाइन ऑन द कंटेनर, हमें ये उद्देश्य रखना है कि एटलीस्ट 2 ml म्यूकस पेशेंट का उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। कंटेनर में क्या होता है, एक तरीके से लाइन बनी होती है जो इंडिकेट करती हैं कि भाई 2 ml है, 5 ml है, तो हमें एटलीस्ट 2 ml म्यूकस तो उसमें रखना ही चाहिए। लास्ट वन इज सिक्योर द कंटेनर लिड टाइटली टू प्रिवेंट लीकेज एंड कंटामिनेशन। हमें क्या करना है, जो स्पेसिमेन का कलेक्शन हमने किया है कंटेनर में उसको अच्छे से सिक्योर करना है। कंटेनर को कैसे करना है, उसका जो ढक्कन है वो हमें टाइटली क्लोज करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सके लीकेज को। तो अगर उसका कैप अच्छे से क्लोज होगा तो कोई भी लीकेज उसमें नहीं होगी, और लीकेज नहीं होगी तो कंटामिनेशन नहीं होगा जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें एक्सपोर्टेशन के अंदर ध्यान रखनी है। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी आपके जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।